तो भाइयों, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन फाइनली आ गया भाई, फाइनली आ गया। और सबसे बड़ा तमाचा पड़ गया है, मतलब जो विपक्ष में है, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, जो भी हो भाई। जबरदस्त गाल पे मतलब ऐसा तमाचा मारा है ना, मतलब ये लगा लो कि किसी ने चप्पल में गोबर लगा के उसके बाद मारा हो, ऐसा तमाचा लगा दिया है। क्या हुआ है भाई? जैसा कि आप पीछे तस्वीर देख रहे हैं, आपको पता चल गया होगा कि मालेगांव अटैक, जो कि मॉस्को के अंदर यानी कि मस्जिद के बाहर ये अटैक हुआ था, उस पे एनआईए की जो स्पेशल कोर्ट है, उसने जितने भी इसमें जो लोगों को वो बनाया गया था कि भैया ये लोग इसमें शामिल थे, उन सबको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। बड़ी मतलब आप समझिए कि कितना मतलब जो भगवा आतंकवाद का जो एक ट्रेंड चल गया था भारत के अंदर, उस ट्रेंड को भी यहाँ पे द एंड कर दिया गया। और जो लोग भगवा आतंक बोल रहे थे, जब मीडिया उनके मुंह में अब वो करके माइक घुसा घुसा के पूछ रही है कि रे बता का होला वो, अब काहे ना बोल रहा है भगवा आतंक, बोल 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 बोल। तो बोला नहीं नहीं, अरे एनआईए किसकी है, एनआईए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो उसने झोल झाल कर दिया होगा। अच्छा, अभी हाल फिलहाल मुंबई ट्रेन अटैक में जितने लोग थे, 12 लोग थे, उनको भी बाइज्जत बरी किया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। उस पे हमारे लॉ में हमारे जो लॉ है, जो भारत का लॉ है, उसने अच्छा काम किया है, इस वजह से उनको बरी किया गया है। लेकिन इस मामले में एनआईए सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उसने इसमें झोल झपट्टा करके इन सबको बरी करवा दिया गया है, ऐसा मानना है विपक्ष का। साले चूतिया के चूतिया ही रह जाएंगे विपक्ष। ऐसा कंडीशन में कैसे जीतोगे बे भारत में, हाँ कैसे जीतोगे? खैर, अभी ये डिस्कस कर लेते हैं क्या हुआ था। देखो, मालेगांव के अंदर ये अटैक हुआ था 2008 में, 19 सितंबर 2008 की ये घटना है। ठीक है भाई, देखो बहुत दुखद घटना थी। ठीक है, वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और 6 लोग मारे गए थे, ये बात सच है। और जो 6 लोग मरे, उनकी फैमिली पे क्या बीती होगी, इस बारे में हम ना आप डिस्कस मतलब दुख तो होता ही है। ठीक है, तो वो चीज़ हुई वहाँ पे, तो 2008 के अंदर ये घटना हुई। और सबसे अजीबोगरीब ये घटना थी क्योंकि एक बाइक पे ऐसा माना जा रहा था कि उस पर विस्फोटक सामान रखे हुए थे, और वही मस्जिद के बाहर जाके इस टाइम पे फट गया। और वो जो बाइक थी वो एलएमएल फ्रीडम थी। और बाद में जब उसको इन्वेस्टिगेट किया गया, जो एटीएस की टीम थी, जब इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, तो पाया कि भाई जो साध्वी प्रज्ञा है, उनके नाम पे वो बाइक रजिस्टर्ड थी। ठीक है, लेकिन अभी जो कोर्ट जिस तरीके से ये बरी हुए हैं, उसमें कोर्ट ने ये माना है बाइक मतलब इनके नाम पे तो छोड़िए, कोर्ट ने ये भी मतलब पूछा कि भैया बताओ कि बाइक पे विस्फोटक सामान था कि नहीं था। ये भी मतलब विपक्ष के वकील थे, वो साबित नहीं कर पाए। ठीक है, वो साबित नहीं कर पाए कि हाँ भैया ये बाइक पे विस्फोट था, बाइक कनेक्शन है साध्वी प्रज्ञा के साथ या नहीं, ये तो बहुत दूर की बात है। वो यही नहीं साबित कर पाए कि उस बाइक पे ही विस्फोटक था, उस बाइक की वजह से ही वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, ये भी साबित नहीं हो पाया है भाई। तो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट आप कह सकते हैं मिला है यहाँ पे इन लोगों को, जिनको भी यहाँ पे संलिप्त माना गया था। इसमें जो सबसे अजीबोगरीब घटना थी वो क्या थी कि साध्वी प्रज्ञा तो इसमें थे ही, इसके अलावा इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित का भी नाम इसमें आया था कि ये भी इसमें शामिल है। इसके अलावा आप देख सकते हैं समीर कुलकर्णी, अजय राहीकर, सुधाकर द्विवेदी। ठीक है, इसके अलावा मेजर रमेश उपाध्याय का भी नाम सामने आया था। और ये सब जो है वो जेल में थे। 17 साल से ये लोग उम्मीद कर रहे थे कि भैया अब जाके हमें मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। और इसी के घटना के बाद, यही घटना के बाद जब साध्वी प्रज्ञा को अरेस्ट करती है महाराष्ट्र पुलिस, उसके बाद से ही भगवा आतंकवाद का जो एक मतलब झंडा है, वो परचम तरीके से भारत में विपक्ष ने लहराया था। और भाई 2008 में तो बीजेपी की गवर्नमेंट भी नहीं थी। 2008 में सेंट्रल में किसकी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मतलब यूपीए की गवर्नमेंट थी, एनडीए की तो थी नहीं उस टाइम पे। उस टाइम पे ये घटना हुई। 2014 में बीजेपी भारत में अपनी सरकार बनाती है, तो 6 साल एनआईए ने क्या किया? 6 साल एनआईए उस टाइम तो जो उस टाइम की ये यूपीए सरकार थी, वो चला रही थी, एनआईए उसके कंट्रोल में आया होगा। तो उस टाइम से 6 साल में उन्होंने कुछ ऐसा सबूत इकट्ठा ही नहीं कर पाए। कुछ तो सबूत इकट्ठा किया होगा, अब जाके बीजेपी पे अगर एलिगेशन लग रहे हैं कि भाई बीजेपी ने झोल झाल कर दिया या कुछ भी कर दिया, वो कैसे पॉसिबल है भाई? आपके टाइम पे ये घटना हुई, आपके टाइम से ही ये इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी। बीजेपी तो 2014 में आई, उससे पहले आपने क्या किया था? खैर,
अभी जो एक सबसे बड़ी जो आप लोग इस केस में आपने एक सुना होगा कि मोक्को एक्ट लगाया गया था। क्या है ये मोक्को एक्ट, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेट में मतलब महाराष्ट्र स्टेट में इस लॉ को लाया गया था। इसको मोक्का एक्ट लॉ बोला जाता है। एक्चुअली इसका पर्पस ये था कि महाराष्ट्र में आपको भी पता है कि 90s में अगर आप महाराष्ट्र के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे अंडरवर्ल्ड का दबदबा बहुत ही खतरनाक लेवल पे था। ये सबको आपको पता है, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो या जो भी हो, मतलब अंडरवर्ल्ड वहाँ पे ज़बरदस्त फल फूल रहा था। वैसे ही उन्हीं को देखते हुए ये मोक्का एक्ट लेके आया गया था वहाँ महाराष्ट्र के अंदर, और ये 1999 के अंदर लाया गया था। इसके तहत ये था कि कोई भी आदमी अगर उस पर एक से दो सेम केस रजिस्टर होता है, चाहे वो एक्सटॉर्शन का हो, चाहे वो अटेम्प्ट टू मर्डर हो, या मर्डर का केस हो, या किडनैपिंग का केस हो कि मतलब पैसों के लिए किडनैप कर लेना, ये सारे अगर केस हैं और सेम केस एक आदमी पे 2 बार रजिस्टर हो रहा है, और उस सिंगल केस में 2 लोग मतलब एक से ज़्यादा लोग अगर उसमें शामिल हैं तो उन पे ये एक्ट लगाया जाएगा। इस एक्ट के तहत बेल मिलना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाता है, मतलब इसमें बेल नहीं मिल सकता है। ठीक है, ये एक्ट अगर लगा दिया गया तो यही एक्ट लग गया था साध्वी प्रज्ञा पे भी, कर्नल पुरोहित पे भी। ठीक है, उसके बाद फिर बाद में 2017 के अंदर इन दोनों को मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो दे दिया गया था, बेल दे दिया गया था, जमानत मिल गई थी। उसके बाद ये लोग जेल के बाहर आए थे, तो ये एक्ट सबसे पहले हटा था, उसके बाद ही उनको जमानत मिल पाई थी। तो ये एक्ट बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और जो मुंबई ब्लास्ट हुआ था, जो मुंबई ट्रेन ब्लास्ट है जिसके पीछे जो अभी मुंबई हाई कोर्ट ने सबको बरी किया, उन पे भी ये मोक्का एक्ट लगाया गया था। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा ही वहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद में वो करके इसको लॉ बनाया गया था 1999 में। अच्छा, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये मुंबई अटैक का है, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट अटैक का है। जैसा कि मैंने जिक्र किया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके जो भी लोग थे जो इसमें शामिल थे उन सब को भी बरी कर दिया गया है, मतलब वो भी शक के आधार पे ही थे। ठीक है, जब ये लोग बरी हुए तो उस टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर, भारत के जो लॉ एंड ऑर्डर की बहुत तारीफ हो रही थी। खुद ओवैसी भी बहुत इंटरव्यू दे रहे थे कि भैया लॉ एंड ऑर्डर पे हमें भरोसा है, भारत के लॉ एंड ऑर्डर पे भरोसा है, और उसी भरोसे के तहत इन लोगों को बरी मिली है, इंसाफ हो गया है। लेकिन जैसे ही साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, इन सबको जब बरी कर दिया एनआईए की वो स्पेशल कोर्ट ने, तो भैया सेकुलरिज्म के जो सूरमा हैं उन लोगों के सूर बदल गया। अब वो बोल ही नहीं पा रहे हैं, अब वो बोल ही नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने सपोर्ट किया था। अब वहाँ पे अब कुछ करेंगे तो फिर पेलैया हो जाएगी ना भाई, ज़बरदस्त। अब भगवा आतंक के लिए तो मीडिया अब उनके मुंह में वो करके पूछ रहा है, माइक कर करके पूछ रहा है, अरे बता क्या हुआ, भगवा आतंक भगवा आतंक भगवा आतंक, कुछ भी नहीं हुआ। और सबसे अच्छी बात तो ये है भाई कि ये जो हैं ये भारत के सबसे बड़े युवा नेता हैं, 55 साल में अभी भी युवा हैं। ठीक है, और इनकी माता जी जो है इनको मैच्योर होने के लिए 55 साल दे दी हैं कि भैया 55 साल हो गया है, अब तुम मैच्योर हुए हो। मतलब आदमी 25-26 साल की उम्र में मैच्योर होता है, ये भाई साहब अभी भी 55 साल में सीख रहे हैं कि कैसे हम आगे बीजेपी को हराएंगे। ठीक है, इनसे आप ये बकवास करवा लो कि भारत में जो ये है डेमोक्रेसी है वो खतरा में है, तो वो जाके वेस्टर्न कंट्री में बैठ के बोलेंगे भारत में डेमोक्रेसी बहुत खतरे में है, वेस्टर्न कंट्री को यहाँ पे शामिल होना चाहिए, हमारे साथ आना चाहिए। ठीक है, अभी इनसे बोल ही नहीं निकल रहा है कि रे बता बता क्या हुआ, भगवा आतंकवाद, मतलब आप ही लोग कर रहे थे ना भगवा आतंकवाद भगवा आतंकवाद, बोल बोल जल्दी बोल जल्दी बोल। तो अभी बोली बेचारे के मुंह से निकल नहीं रहा है, ये कैसे जीते भक्त साला, नहीं जीतेगा तुम कभी, ऐसा आदमी का कौन देगा वोट भाई, बकवास तक नहीं जीतेगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।